आपको लिए चल रहे हैं। इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं जब यहां आया हूं तो आप सबको जय जोहार तो कहता ही हूं, जय जोहार। साथ ही साथ माता दंतेश्वरी को भी नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। इस मंत्र को लेकर एक दृष्टि दी थी, एक दिशा दी थी। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसकी मदद होनी चाहिए, उसको ताकत देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अंत्योदय के दृष्टि से हम काम करेंगे, और मुझे खुशी है आज कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसी मंत्र को लेकर चले हैं, और उस मंत्र का सार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी मंत्र को लेकर जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जब वे शब्द उनके मुंह से निकले होंगे उस समय जितने प्रासंगिक थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। उन्होंने हम लोगों को दिशा दी थी, दृष्टि दी थी, और उस दृष्टि को लेकर के समाज कल्याण में हम सब लोग लगे। मुझे बहुत दुख भी हुआ जब मैंने सुना, और मैंने पहले भी कहा कि सागर साहू की जब खबर सुनी तो मन द्रवित हुआ। मुझे दुख हुआ जब 6 फरवरी को हमारे मंडल बीजापुर के अध्यक्ष नीलकांत काकेन को जिस तरीके से बर्बरता से उनको पर अटैक हुआ, वह भी निंदनीय भी है और दुख देने वाला भी है। और उसी तरीके से हमारे बुद्धराम करतम जी को जिस विशेष परिस्थिति में उनकी लाश मिली, संदिग्ध हालत में मिली, यह बहुत से प्रश्न खड़े करता है। मैं यहां अभी डॉक्टर रमन सिंह जी भूपेश बघेल की सरकार के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है नक्सली हमले बढ़े हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है? बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? यह इनके प्रशासन के बारे में दर्शाता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो सुख शांति चैन था, लॉ एंड ऑर्डर था, सब लोगों को जीने का हक था, सब लोगों के विकास के लिए काम हो रहा था। एक भाई, सब लोगों के लिए काम हो रहा था, सभी लोगों के विकास के दृष्टि से कार्य को रूप दिया जा रहा था। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, अभी अभी हमारे रमन सिंह जी कह रहे थे कि छलावा हुआ है, छल हुआ है। एक उन्होंने शब्द का भी उपयोग किया कि बोलो भूपेश बघेल वो है कि नहीं है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही छलावा है। कांग्रेस का एक एक नेता लटकाना, भटकाना, अटकाना, छिटकाना, यह कांग्रेस की रीति नीति है। इसलिए कांग्रेस का कोई नेता यह करे तो अचरज की कोई बात ही नहीं है। ये इसीलिए बने हैं, हम विकास के लिए बने हैं, वो विकास को अवरुद्ध करने के लिए बने हैं। हम लोगों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बने हैं, वो लोगों को भटकाने के लिए बने हैं। हम विकास के माध्यम से सामान्य मानवीय आगे बढ़े, उत्तम कोटि के दृष्टि से वो आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। उनका लक्ष्य है कि फूट डालो और राजनीति करो, राज करो, ये उनका लक्ष्य है। इसलिए इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हां, जब हम यहां आए हैं तो जैसा अरुण साहू जी कह रहे थे, हम गर्व के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं
कि छत्तीसगढ़ तब बना जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री बने। यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था 11 की 11 लोकसभा हमको जिता के भेजो, हम छत्तीसगढ़ देंगे। और जो कहा था वो किया। 1 साल के अंदर अटल जी ने हम लोगों को 2000 में छत्तीसगढ़ प्रदेश दिया। और मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी और उनके परिवार यहां पिकनिक मनाने आते थे। उनके लिए यह इलाका ऐसा था कि ज्यादा गर्मी उधर हो गई तो चलो थोड़ा सा आनंद लेते हैं, जंगलों का आनंद लेते हैं। दूर दराज कटा फटा इलाका, कोई इसकी सुध नहीं लेता था, कोई इसकी चिंता नहीं करता था। लेकिन जब से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सुध ली गई और विशेष करके जगदलपुर की सुध ली गई। हम बताना चाहते हैं कि अटल जी के समय में 3 विश्वविद्यालय बने। कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी बनी, दुर्ग में टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बनी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर में खुला है। और मुझे खुशी है कि कोरोना में कोई भी पेशेंट दिल्ली नहीं आया, सबका इलाज रायपुर में हुआ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ। यह बदलती हुई तस्वीर हमको देखने को मिली है। अगर हम कहें रमन सिंह जी के जमाने में जो काम हुआ वो बताना चाहता हूं मैं। देखो, उजाले का महत्व तो तभी समझ में आएगा जब तुम्हें अंधेरा याद होगा। अगर अंधेरा नहीं याद होगा तो उजाले का महत्व तो समझ में नहीं आएगा। मुझे याद है यहां मद्दी जी बैठे, शुरू में जब मैं आया करता था तो कहते थे 6 बजे बिजली आएगी, 8 बजे चली जाएगी। आती पीछे थी, जाती पहले थी, याद है ना। और ये कहते थे कि फलाने कार्यकर्ता के घर चलना है, इस समय पर चल पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लौटते में बिजली गुल होगी। लेकिन ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जिसने छत्तीसगढ़ को पावर कट फ्री स्टेट बनाया। ये छत्तीसगढ़ को दिया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया। हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे नेता ने पावर का कट होना बंद हो गया, पावर सप्लाई शुरू हो गई। अब आपसे मेरा निवेदन है कि भूपेश का पावर कट कर दो और पावर फ्री स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करो, उसको आगे बढ़ाने के लिए चलो। आपको जानकर खुशी होगी, जब रमन सिंह जी ने सरकार संभाली थी तो उस समय छत्तीसगढ़ का बजट 7,000 करोड़ का था। और जब रमन सिंह जी ने सरकार छोड़ी तो उस समय 83,179 करोड़ रुपए का बजट था। यह है विकास की कहानी, यह है काम करने वालों की कहानी। रमन सिंह जी ने नक्सलियों को टैकल किया और डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। और आप सब लोगों को मालूम है कि चावल 1 किलो, ये उस समय राइस जो था वो दिया गया और 48 लाख परिवारों को चावल बांटा गया। ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हुआ। वन अधिकार में पत्र दिए गए, वन अधिकार। मेरे आदिवासी भाइयों, याद रखना कि वन में अधिकार, जमीन पर अधिकार और उसका पत्र अगर किसी ने दिया तो वो भाजपा ने दिया, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने दिया। और कितना दिया? 3,35,000 हमारे वन अधिकार पत्र बांटे गए और 6.50 लाख एकड़ की जमीन अलॉट की गई। और उसी तरीके से यहां ओपी चौधरी जी बैठे, मुझे याद है मैं रमन सिंह जी के साथ आया था दंतेवाड़ा में, वहां स्कूल खोला गया था। मुझे शायद याद पड़ता उसका नाम प्रयास था। एक प्रयास योजना के तहत भी काम चला था और उसमें 5 हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश हुए थे। और दंतेवाड़ा में एक रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया था जिसमें बच्चे बच्चियों की पढ़ाई से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की व्यवस्था की थी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था। इसलिए जब हम आदिवासी भाइयों के बीच में बात करते हैं, आप एक काम भूपेश बघेल का गिना दो, एक काम जो उन्होंने आदिवासी भाइयों के लिए किया हो।
और मैं आपको आदिवासी भाइयों के लिए किए गए कामों की श्रृंखला गिनाऊंगा। हमारा जो हेडक्वार्टर बनाया गया, रेजिडेंशियल स्कूल बनाया गया, और हेडक्वार्टर्स में छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, इन सब में इस काम की व्यवस्था की गई। और उसी तरीके से हमारे ट्राइबल भाइयों को पढ़ाई के लिए विशेष स्कूल खोले गए, वह भी हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि यह दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी खोली गई और 150 एकड़ की जमीन में 100 करोड़ रुपए खर्च करके वहां 13 डिफरेंट संस्थान बने और जिसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना। ये हमने अपने आंखों से इस बस्तर की, इस दंतेवाड़ा की, इस ट्राइबल इलाके के विकास की कहानी देखी है। और मुझे खुशी है कि मैं ये कह सकता हूं कि जब मोदी जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया तो 2017 में बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज खोलने का मौका भी हमको मिला और वह भी खोला गया। मैं ये कह सकता हूं गौरव से कि जब मोदी जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया और उनका आशीर्वाद मिला, और मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के कारण उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, तो उस समय मेडिकल कॉलेज भी दिया और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 200 करोड़ रुपए अलग से जगदलपुर को दिए गए। यह विकास की कहानी है। और उसी तरीके से 3252 हॉस्टल्स ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में बनाया गया ताकि हमारे आदिवासी भाई पढ़ सके। हमारे हर टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले व्यक्ति को लैपटॉप दिया गया। संचार क्रांति योजना के तहत 2 लाख हमारे लोगों को मोबाइल फोन बांटे गए और जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख से नीचे थी उनको मोबाइल फोन दिया गया। एक संचार क्रांति लाने का काम हुआ है। मित्रों, मैं ये ट्राइबल इलाके की आदिवासी भाइयों की चर्चा तो कर ही रहा था, लेकिन यहां इस बात को भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आज इस बार के राष्ट्रपति अभिभाषण को पढ़ने का मौका किसी और को नहीं, आजाद भारत में पहली बार महिला, आदिवासी महिला को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। मैं आदिवासी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप जरूर उनका भाषण सुनिए। आपको गौरवान्वित महसूस होगा कि मोदी जी के राज में भारत कहां चल पड़ा है, किस तरीके से आगे बढ़ पड़ा है कि एक आदिवासी महिला प्रथम नागरिक होकर के 140 करोड़ की देश को अपना भाषण से, संभाषण से, अभिभाषण से वो मार्गदर्शन कर रही है। यह परिस्थिति आई है तो यह मोदी जी के राज में आया है, इसको भी हमको समझना होगा। आज मोदी जी की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ट्राइबल। आज मोदी जी के राज में 3 गवर्नर हमारे आदिवासी भाई बहन। यह है आदिवासियों के लिए काम किया गया। और अगर मैं देश की बात करूं, मित्रों, आपको गौरव होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि जब अमेरिका का ग्रोथ रेट लड़खड़ा रहा है, जब फ्रांस का ग्रोथ रेट लड़खड़ा रहा है, विकास रुक गया है, जब जर्मनी का, यूरोप का विकास रुक गया है, इस विपरीत परिस्थिति में मोदी जी ने कोरोना से भी लड़ाई लड़ी, यूक्रेन युद्ध के भी सप्लाई चेन की समस्या देखी, लेकिन भारत आज 6.1% से ग्रोथ रेट को बना करके आगे बढ़ रहा है। एक मजबूत भारत चल रहा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, 200 साल, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वो आज मोदी जी के राज में ब्रिटानिया को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी हमको याद रखना। आपको जानकर खुशी होगी कि दवाई बनाने में आज भारत दुनिया की फार्मेसी बन गया। दुनिया की फार्मेसी, सबसे कारगर दवाई और सबसे सस्ती दवाई भारत बना रहा है, और दवाई बनाने में दूसरे नंबर पर भारत खड़ा हो गया। जब मोदी जी आए थे
2014 में तो 92% मोबाइल बाहर से आता था, 92% मोबाइल। आज भारत 97% मोबाइल भारत बना रहा है, दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला हो गया। और अब आपके पास किसी के पास नया एप्पल हो, एप्पल मोबाइल, तो जरा उसको खोल के देखना, उसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आप लोग बचपन में सुनते थे जापानी गाड़ी, जापानी गाड़ी, टोयोटा, टोयोटा, डटसन, डटसन। आपको जानकर खुशी होगी एप्पल मोबाइल, तो जरा उसको खोल के देखना, उसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आप लोग बचपन में सुनते थे जापानी गाड़ी, जापानी गाड़ी, टोयोटा, टोयोटा, डटसन, डटसन। आपको जानकर खुशी होगी कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में दुनिया में तीसरे नंबर का देश हो गया। जापान को हमने पछाड़ दिया है, अब हमारे आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना रह गए, तीसरे नंबर पर भारत खड़ा है। मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, इन आंकड़ों को रखें, दुनिया को बताएं, देश को बताएं, भारत बदल चुका है। अब वो भारत नहीं है जो भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था, जो 2G, 3G, 4G, अब ये 5G वाला जाना जाता है, और ये जीजाजी वाला भी नहीं जाना जाता, अब ये विकास वाला जाना जाता है। और इस भारत को अगर हम कहें कि हर दृष्टि से रिन्यूएबल एनर्जी, आपको जानकर खुशी होगी, एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी यह किसी भी देश के विकास के मापदंड को तय करता है। आपको जानकर खुशी होगी कि पावर में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदलपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे, चुनावी बिगुल फूंक दिया। उधर पन्ना कलेक्टर को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या जवाब आता है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा हमें। ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रही हैं।